हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक है और जिसमें हमारा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो देखो, बेसिक सी बात है, आप इसको रटने पे ध्यान ना दें, चीजों को समझ समझ के और लिंक की तरह जोड़कर चले तो आपको चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं कि रशिया में जो रेवोल्यूशन है वो क्यों हुआ और यूरोप में ये सोशलिज्म आया कहां से। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। वहां से 3 नए वर्ड निकल के आते हैं, जो कौन कौन से हैं बेटा? इक्वालिटी, क्योंकि कुछ भी नया पढ़ने से पहले अगर आप प्रीवियसली चीज का एक बार रिवीजन लगा लोगे तो चीजें बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी आपके माइंड में। तो हमने देखा 3 आइडियाज निकल के आए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिव, फ्रीडम ऑफ राइट, और तीसरा आया फर्टर्निटी, मतलब बंधुता, कि पूरे विश्व में भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, लोगों को समझ में आ सकता है कि भाई हम किसी के दबाव में रहकर जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए, हम रेवोल्यूशन करके, हम विद्रोह करके, जैसा हमें अपना जीवन जीना है हम वैसा अपना सिनेरियो, अपने आसपास का एरिया बना सकते हैं। ऐसे ही यूरोप में समाजवाद का उदय होता है। उदय कैसे होता है कि बहुत तरह तरह के थॉट पैटर्न वाले लोग आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कुछ हमें लिबरल्स नजर आते हैं, कुछ रेडिकल्स हैं जो तुरंत चेंज चाहते हैं, और कुछ कंजर्वेटिव्स हैं, मतलब वो कोई ये नहीं चाहते कि जो चेंज आ रहा है वो जल्दी से आए या जो उनकी सत्ता थी वो उनके हाथ से चले जाए। तो हमने देखा लिबरल वो लोग थे जो ये कहते थे कि भाई सभी के धर्मों का हमें क्या करना है, आदर करना है, कि भाई धर्म को कारण नहीं बनाना है लड़ाई झगड़े का, हमें हर एक धर्म की सद्भावना से, मतलब उसकी पूरी आदर रखना चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा शासक चाहिए जिसकी जो वंश आधारित ना हो, वो मतलब ऐसा नहीं कि आज उसका बेटा है फिर उस बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा बने, नहीं, एक इलेक्टेड सरकार चाहिए उनके। बस उनको हम डेमोक्रेटिक ये नहीं कह सकते क्योंकि वो कभी भी वुमेन के अधिकार पे नहीं लड़े। उन्होंने ये कहा कि वुमेन्स को तो कोई हक ही नहीं है वोट देने का। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ जो लिबरल्स थे उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया, उनको डेमोक्रेटिक नहीं माना गया। उसके बाद रेडिकल्स आए जो वुमेन्स के अधिकारों के साथ थे, जो चाहते थे कि चाहे आप गरीब हो अमीर हो आप सभी वोट दे सकते हैं। ठीक है, उनकी एक पॉजिटिव बात आप ये कह सकते हैं कि उन्हें चेंज जल्दी चाहिए था। एक नेगेटिव ये कह सकते हैं कि वो वॉयलेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, अब कंजर्वेटिव वही है, रूढ़िवादी है, वो इसके खिलाफ है। वो ये कह रहे कि हम भाई हमारे दादा पुरखों की जो जमीन जायदाद है अब आप हमारी इज्जत भी नहीं करोगे, आप चेंज ला रहे हो, आप हमें समझ ही नहीं रहे हो। तो कंजर्वेटिव ऐसी थॉट वाले पैटर्न पे बिलीव करते थे। पर कंजर्वेटिव्स ने भी धीरे धीरे ये महसूस किया कि भाई नहीं, चेंज आना ही चाहिए, चेंज जरूरी है लाना। अब क्या होता है, धीरे धीरे रशिया एक ऐसा जगह था जहां एग्रीकल्चर बेस था। तो बाहर जो विदेशी जो लोग थे उन्हें रशिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा कि हम यहाँ आते हैं और फैक्ट्रीज लगाते हैं, क्यों, पैसा तो है ही उनके पास बेशुमार। तो वो रशिया में फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब फैक्ट्री लगाते हैं तो जहां पे रशिया की 80% जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, जो एग्रीकल्चर कर रही थी, जहां बहुत अच्छी मात्रा में आप कह सकते हो कच्चा माल उपलब्ध था, अब लोगों को यहाँ पे दिखने लग गया कि हम चलो क्यों पूरा दिन यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, हम फैक्ट्रीज में काम करेंगे। तो पूरे गांव के गांव उठ के कहां चले जाते हैं, इन फैक्ट्रीज में काम करने चले जाते हैं। अब उन्हें लगा कि वहां जाते उनकी तिजोरियां भर जाएंगी, जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। भाई वहां सिर्फ फैक्ट्री बनाई गई थी, कुछ थोड़े से तंबू, कुछ टेंट या कुछ कमरे बना दिए कि कुछ लोग आएंगे वो यहाँ रह लेंगे। पर जब वो वहां गए ना उन्हें साफ सफाई मिली, क्यों, पूरे गांव के गांव उठ के गए थे ना उन्हें वहां साफ सफाई मिली, ना उनको वहां कोई सुख सुविधा मिली, उन्हें कुछ नहीं मिलता।
अब उनका जीवन बद से बदतर हो गया। अब वहीं कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स घरानों से कुछ लड़के थे जो पढ़ लिख के आए थे, वो कहते हैं कि भाई नहीं, हमें इन मजदूरों की, इन वर्कर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना चाहिए, इन्हें पढ़ाना चाहिए, इनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। और जब वो लिबरल्स और रेडिकल्स के जो लोग हैं वो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो जो ये वर्कर्स और जो ये लोग हैं जो काम कर रहे थे वहां पे, वो इनके आसपास आना, इनकी बातों को मानना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं आप एक नाम सुनेंगे 1850 में, एक गिसेप्पे मेज़िनी थे। उनका यही लक्ष्य था कि अब हमें क्या बनाना है, अपना राष्ट्र बनाना है। नेशनलिस्ट बोले जाते थे, उनको कहते कि अब हमें अपना राष्ट्र बनाना है जहां हमारे ऊपर कोई भी राजा हो या कुछ भी हो हम पे राज ना कर सके। मतलब हम मजदूरों के बारे में, हम लोग के बारे में कोई सोचे। तो उन्होंने ये बोला कि चलो चाहे षड्यंत्र रचना पड़े, पर हम जो ये राजा है ना, ये राजा है, नवाब है, इनको गद्दी से उतारेंगे और एक समाजवाद का निर्माण करेंगे। तो यूरोप में समाजवाद ऐसे ही आता है, ठीक है, कि क्या है कि भाई जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, किसी एक के हाथ में ना रहे। मतलब होता है ना कि ओनर है, ओनर ने अपनी फैक्ट्री लगा दी, अब फैक्ट्री में मजदूर बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बस उसे अपना प्रॉफिट देखना है। तो यहाँ ये लोग इसके विरोध में थे कि भाई जो ओनर है उसको प्रॉफिट कमा के तो मजदूर दे रहे हैं, वर्कर दे रहे हैं, और मजा सारा कौन ले रहा है, वो ओनर ले रहा है ना। और ना ही वो इनकी ना स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है, ना इनकी हेल्थ के बारे में सोच रहा है, ना ही वो इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रहा है, और ये आगे ग्रो कैसे करेंगे वो तो सोच ही नहीं रहे। तो यही सारी चीजों से क्या हुआ, यूरोप में, या रशिया बोल सकते हो कि रशिया में सोशलिज्म का उदय होता है। अब यहां भी हम दो मेन नाम सुनते हैं, जिसमें एक है रॉबर्ट ओवन, ठीक है। किसका नाम सुनोगे आप, रॉबर्ट ओवन का। अब ये रॉबर्ट ओवन क्या करते हैं, ये यूएसए में, है ना, यूएसए में मतलब इंडियाना में एक न्यू हार्मनी नाम से एक समुदाय बनाते हैं, और कहते हैं कि सभी मिलके यहाँ पे, मतलब पीजेंट, मतलब सारे किसान मिलके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। वो ये मानता है, चलो ठीक है, उसका भी बढ़िया है। अब वो कहता है कि जिसको जितना हिस्सा चाहिए, जिसकी जितनी नीड है, वो यहाँ से लेके चला जाएगा। मतलब खेत बोएंगे, जो प्रॉफिट होगा, जिसका जितना बनता है, 4 लोग का घर है तो 4 इंसान के हिसाब से ले जाओ, 8 का है तो 8 के हिसाब से ले जाओ। तो रॉबर्ट जो ओवन है वो ये कहते हैं। अब वहीं पे एक और आते हैं लुई ब्लांक, जो ये कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा ना है कि 10 के 10 लोग अच्छे से काम करते हैं, हो सकता है 2 लोग निकम्मे हो, बिल्कुल काम ना करते हो और पूरा अपना मुआवजा लेके जाते हो, तो उनके ऊपर एक कोऑपरेटिव को बैठा दिया जाए, ठीक है। वहीं आप मार्क्स के विचारों से भी थोड़े अवगत होंगे। वो ये चाहते थे, कार्ल मार्क्स, और आप फ्रेडरिक एंगल्स का नाम भी सुनोगे, दोनों दोस्त हैं। ये एक तरीके से एक पूरा समाज का नजरिया बदल देते हैं, मतलब वर्कर्स का नजरिया बदल देते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है उस पे तुम्हारा अधिकार है, जितने वर्कर्स हैं आप सब इकट्ठे हो, और जो ये है ना सोसाइटी एज अ होल, उसको ऐसे देखो, तभी सोसाइटी ग्रो करेगी। आपका फ्यूचर इनके साथ नीचे दब के रहने में नहीं है, बल्कि अपने लिए आवाज उठाओ, और जो ये बहुत कुछ लोगों ने पूंजी को अपने हाथों में ले रखा है ना, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा है, और जो भी कुछ है वो तुम ही रेवोल्यूशन लेके आओगे रशिया में। तो ऐसे करके जो सोशलिज्म है वो अपने उफान पे आता जा रहा है। लोगों में अंदर ही अंदर, मतलब वर्कर्स में अंदर ही अंदर एक जो ज्योति है, आप कह सकते हो चिंगारी है, वो बढ़ने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो रूसी क्रांति है उसमें जो रूसी साम्राज्य है वो कैसा है। वहां का एक राजा है जिसका नाम है सार निकोलस, और जो रूस भी है, जो रशिया है, वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। कहीं फिनलैंड, लताविया, लुथियानिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, और प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन का, और जो हमारा सेंट्रल एशिया है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, सब कुछ उस एम्पायर के अंदर आता है, तभी तो उसको एम्पायर बोला जा रहा है। तो ये सभी एनसीईआरटी में है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के भी रखें, और जो जो मैं पॉइंट बता रही हूं उसको मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते भी चले। हम प्रीवियसली जो वीडियो थी उसका जितना पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं। हमने ये सब देख लिया। अब यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर है, तो यहाँ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले भी हैं, यहाँ प्रोटेस्टेंट भी हैं, यहाँ पे कैथोलिक भी हैं, यहाँ बुद्धिज्म भी है, और यहाँ मुस्लिम भी है। हर प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हैं। अब यहाँ की इकोनॉमी कैसी है कि लोग 80% लोग किस पे निर्भर करते हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, रेलवे का विस्तार होता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, ये 2
ऐसे शहर हैं जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, लोग सारे उठ के उन इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और रेलवे जो नेटवर्क होता है उससे आसानी होती है सामान को यहां से वहां पहुंचाने में, और लोगों की सप्लाई करने में भी बहुत आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि जो कोयले का जो उत्पादन होता है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, मतलब इतना काम करते हैं वर्कर्स कि कोयला दुगना हो जाता है, और स्टील का जो प्रोडक्शन है, आयरन का प्रोडक्शन है, वो 4 गुना हो जाता है। तो क्या हो, धीरे धीरे तरक्की भी आ रही है, पर वहीं जो वहां वर्कर्स काम कर रहे थे इन फैक्ट्री में, उनकी जो लाइफ है वो बद से बदतर होती जाती है। क्यों? 15-15 घंटे काम करते हैं। और हाँ, यहाँ मजदूर भी 2 तरह की श्रेणी में बटे हुए थे। ऐसे कारीगर जो मेटल का काम करते थे वो अपने आप को एस्ट्रोक्रेट कहते थे कि हम तुमसे निपुण हैं, हमारे काम करने में काफी स्किल की आवश्यकता पड़ती है। तो बस अब है तो भले उनमें थोड़ा डिफरेंस, बट क्या होता है जब भी कुछ चीज हो जाती है, स्ट्राइक का मामला हो जाता है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, तो स्ट्राइक के टाइम ये सारे एक साथ हो जाते हैं। कोई भी छोटा बड़ा वर्कर नहीं है, अगर इसके साथ गलत हुआ तो हम सारे इसके साथ खड़े हुए हैं। तो इनके अंदर ये एक बहुत अच्छी बात थी। और महिलाओं की स्थिति यहाँ भी खराब थी। 31% ऐसी महिलाएं थी जिन फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, पर उनको जो मेहनताना है वो या तो पुरुष की मेहनताना का 1/4 या आधा मिलता था। ठीक है, औरतों की स्थिति यहां भी बेकार थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा रूरल एरिया है वहां पे किसानों के साथ क्या हो रहा था। अब यहाँ के जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब किसान, रसिया के जो किसान थे वो थोड़े डेयरिंग थे, वो डरते नहीं थे नवाबों से। हालांकि उनकी जो जमीन थी वो चर्च के अधिकारियों के पास, नोबिलिटी के पास थी, पर वो डरते वरते नहीं थे। वो अगर उनको नहीं देना लगा, नहीं उनको टैक्स भरना, तो वो मना कर देते, इवन दो उनके डेथ भी कर देते, मर्डर कर देते थे कि भाई जाओ, हमें नहीं भरना। और फिर उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई। इन जो पीजेंट्स हैं, इन लोगों ने 1905 में पूरे रूस में ऐसी घटनाएं होने लगी कि जहां भी इनको नोबिलिटी को तंग करने आता उसको मार देते, उसका मर्डर कर देते कि लाओ लेके जाओ हमसे टैक्स, भाई हम वैसे ही मर रहे हैं तो हमसे टैक्स भी लेके जा रहे हो। तो ये थोड़े से जो फ्रेंच के जो किसान थे उनसे अलग थे। अब आ जाता है कि रूस में समाजवाद में जो पार्टीज ये बनने लग गई, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई, 1940 में तो मना था। 1914 से पहले तो किसी भी प्रकार की आप पॉलिटिकल पार्टी को बना ही नहीं सकते थे रशिया में। ठीक है, पर फिर भी नीचे नीचे 1898 में जो ये वर्कर्स है ना, इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली थी, जिस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब यहां भी आप देखिएगा, जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि ये सोशल है और डेमोक्रेटिक है। ध्यान रखिएगा, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी रशिया में किसने बनाई थी? वर्कर्स ने बनाई थी। ये पार्टी वर्कर्स के द्वारा बनी हुई है 1898 में। उसके 2 ही साल बाद 1900 में जो किसान है, जो पीजेंट है, उन्होंने भी अपनी एक जो पार्टी है वो बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया सोशलिस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग रशिया में समझते थे कि जो रेवोल्यूशन है ना वो ये पीजेंट लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जो किसान थे ना, ये कैसे काम करते थे, ये एक समुदाय में काम करते थे। मतलब कि ये एक साथ काम करेंगे, जिसको जितना मतलब ये अपने एक जो पूरी जमीन है ना उसको कम्यून को, मतलब अपने मीर को सौंप देते थे, और फिर जो कम्यून है ना वही जितने परिवार के, जिस परिवार की जितनी जरूरत होती थी उसके हिसाब से जो जमीन को बांट देता था, जो उसका प्रॉफिट होता था उसको बांट देता था। तो यही माना जाता था कि जो रशिया में रेवोल्यूशन है ना वो किसान ही लेके आएंगे, ये पीजेंट ही लेके आएंगे। तो ये जो पीजेंट है ये अपने आप को क्या बोलते थे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम ये रखा। तो ये थी पीजेंट की पार्टी। ध्यान रहेगा, किसानों ने बनाई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में। 1898 में जो वर्कर्स हैं उन्होंने बनाया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब आप यहाँ एक नाम और सुनेंगे, जो नाम है लेनिन का। लेनिन कहते थे कि किसान तो रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते,
अब क्यों नहीं ला सकते? किसान रेवोल्यूशन इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि किसान आपस में एक नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सेम नहीं है। क्यों? कोई अमीर किसान है, कोई गरीब है, किसी किसान ने अपने ही खेत में बहुत सारे किसानों को काम करने के लिए बोल रखा है, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो सेम नहीं है। लेनिन कहते थे कि भाई जो रेवोल्यूशन है वो वर्कर्स ही लेके आएंगे। क्यों? वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम सेम है। क्यों? उन्हें 12-12, 15-15 घंटे काम करने को दिया जाता है, उनके ना रहने का है, ना पढ़ने का है, ना कुछ ग्रो करने का, उनको तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी रेवोल्यूशन है लेनिन के हिसाब से कौन लेके आएगा? वर्कर्स लेके आएंगे। तो आपने देखा कार्ल मार्क्स है ना, फ्रेडरिक एंगल और जो लेनिन है, ये सभी वर्कर्स के साथ हैं कि भाई आप उठो, अपने लिए कुछ करो, आप विद्रोह करो, आप रेवोल्यूशन लाओ। तो ये सभी वर्कर्स के ही साथ थे। अब क्या होता है, जो लेनिन की बात को मानते हैं वो बन जाते हैं बोल्शेविक, और जो पीजेंट्स के साथ हैं, जो लेनिन की बात को काट रहे हैं, जो इन किसानों के साथ है, वो बन जाते हैं मेंशेविक में। अब जो ये दोनों हैं इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। मैं इसको लिख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। हाँ जी, तो लेनिन है, इनकी जो विचारधारा को अपना रहे हैं वो है बोल्शेविक। बोल्शेविक वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो किसान है, वो जो जो वर्कर्स हैं वो ही रेवोल्यूशन लेके आएंगे, और जो लेके आएंगे रेवोल्यूशन वो यही कहते थे कि पार्टी में ना सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दो, कि ऐसा नहीं किसी भी बंदे को अपनी पार्टी का मेंबर बना लिया, क्वालिटी पे ध्यान दो, है ना, जो सिर्फ अपने जो मजदूरों के हित हैं उनके बारे में सोच सके। ठीक है। उसके बाद जो बोल्शेविक, जो मेंशेविक थे, वो कहते थे पार्टी ओपन फॉर ऑल, कि चाहे जो भी हमारी पार्टी में आना चाहे वो आ सकते हैं। ठीक है। लेनिन किसके साथ है? वर्कर्स के साथ है। इनकी पार्टी का क्या नाम है? बोल्शेविक पार्टी का नाम है। अब पढ़ते हैं 1905 रेवोल्यूशन, जो टर्बुलेंट का टाइम आता है। अब होता क्या है, हमने पढ़ा कि जो सार निकोलस है वो एक एस्टोक्रेट है, मतलब वो किसी की भी बात को नहीं मानता, वो अपने ऊपर किसी भी संस्था, किसी भी संसद का अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं चाहता। अब होता क्या है कि 1904 का जो समय आता है ना वो बहुत बुरा हो जाता है, कि जो उनकी सैलरी है वो तो बढ़ती है नहीं, उनके हालात वैसे हैं, पर जो कीमतें हैं ना चीजों की वो तेजी से बढ़ जाती है। और कितना बढ़ जाती है? 20%। मतलब अगर कोई चीज पहले 10 रुपए की आती थी, अब वो 20 रुपीज की आ रही है। मतलब एक ब्रेड का पैकेट अगर पहले 10 रुपए का आता था, अब वो 20 रुपए का आ रहा है। मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो तो 10 रुपए है, ब्रेड की कीमत 20 रुपए, आप कैसे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, एक फैक्ट्री में से, जो पुर्तिलोव एक जगह है, वहां से एक आयरन वर्कर्स में से 4 वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। अब भाई वो पहले से ही परेशान है, होता है ना कि आग को सिर्फ चिंगारी की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही वो 4 वर्कर्स निकाले जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, सारी फैक्ट्रीज बंद करके जितने मजदूर हैं वो हट जाते हैं, और ये सारे सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां पे इस राजा का महल था ना, विंटर पैलेस था सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे ये मतलब 1,10,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, और राजा के उस महल के आगे जाके हो हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको जो लीड कर रहे थे वो थे फादर गैपोन। या याद रखने वाली चीजें हैं, जो फादर गैपोन है वो इनके जो जत्था है उसको लीड कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, सार निकोलस क्या कहता है, मैं मार दो इनको भगा दो यहाँ से। तो पुलिस और जो कोसैक्स होती है वो उनपे हमला बोल देते हैं मजदूरों पे। अब होता क्या है, 100 मजदूर मारे जाते हैं, और उसके बाद 300 ऐसे मजदूर है जो घायल हो जाते हैं। अब लोगों में भैया बहुत ज्यादा एक तरीके से शोक भर जाता है, गुस्सा भर जाता है। और ये दिन होता है 20 जनवरी 1905 का। और इसी को क्या कहते हैं कि भाई जो खूनी रविवार के नाम से, इसको ब्लडी संडे के नाम से इस दिन को याद रखा जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है। अब होता क्या है कि सारी जगह बहिष्कार होना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी लोग अपना काम धाम बंद करके आ जाते हैं। कहते हैं कि भाई अब गठन होगा, अब जो बनेगा, अब बनेगी यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना हो जाएगी, मतलब अब भाई हम नहीं मानेंगे। अब इन सब चीज को दबाने के लिए रशिया में जो रूस का जो राजा वो क्या करता है, वो ड्यूमा, मतलब जो रशिया की संसद है उसको हम ड्यूमा बोलते हैं, या उसका नाम ही ड्यूमा है, तो वहां पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं। तो वो ड्यूमा के
लिए बोलता है कि ठीक है आप आ जाओ। तो पहली ड्यूमा को वो 75 डेज के अंदर अंदर ही कह देता है कोई निर्णय नहीं लेगा, आप बंद करो, दोबारा होगी। दूसरी जब ड्यूमा होती है उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो ये सारी पॉलिसी है वो बंद करवा देता है। और जब तीसरी ड्यूमा की बैठक होती है ना, उसमें सारे जितने भी कंजर्वेटिव है जो राजा के साथ थे, ये उनको लाके वहां खड़ा कर देता है और कहता है इन सारे जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स वाले इनको उठा के बाहर फेंक दो, इनका कोई भी काम नहीं है इस ड्यूमा में। तो ये सब हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर जो है वो उसकी स्थिति कैसे रहती है वो हम देखते हैं। सो 1914 में क्या होता है, दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है। दो लोगों में मतलब दो जो गठबंधन है, दो यूरोपीय गठबंधन है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट थे, जो सेंट्रल पावर थी, एक थे सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइज जो नेशन थे, उनके बीच में युद्ध हो रहा है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो 1914 से 1916 तक चलती है। अब जो सेंट्रल पावर में है उसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन, जिसको हम बाद में टर्की बोलेंगे। ये है सेंट्रल पावर में। एलाइज नेशन में कौन कौन है, एलाइज नेशन में है फ्रांस, रशिया, यूएसए, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे आके इसमें जुड़ने लग जाते हैं। ब्रिटेन, मेन इंपॉर्टेंट तो ब्रिटेन। तो ये है एलाइज नेशन और ये है सेंट्रल पावर, क्योंकि बीच में पड़ते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये ओटोमन, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या करते हैं, रशिया के जो लोग हैं वो इस सार निकोलस का साथ देते हैं कि कोई बात नहीं, घर की बात तो घर में रखते हैं, हम अपने राजा की हेल्प करेंगे। वो हेल्प करने के लिए उसके साथ आ जाते हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो जर्मनी है, जो ये ऑस्ट्रिया है, ये जीत जाते हैं और रशिया इसमें हार जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे होता है कि ये है जर्मनी, यहाँ है रशिया, यहाँ है फ्रांस, यहाँ है ब्रिटेन और यहाँ है ऑस्ट्रिया और यहाँ कहीं टर्की है, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो ये जर्मनी है उसकी जितनी भी ये जो सेनाएं हैं वो फ्रांस से भी यहाँ लड़ रही हैं और यहाँ पे और रशिया से भी लड़ रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, रशिया का जो वॉर में एक स्थान होता है वो हारने का हो जाता है। अब ये माना जाता है, ये आंकड़े हैं कि 70 लाख लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और 30 लाख से भी ज्यादा ऐसे जो लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है रशिया को और लोग अब थक जाते हैं कि अब हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हम राजा का साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जितना भी खाना पानी का जो सामान था, जितनी भी क्रॉप होती थी, वो सारा कहाँ भेजा जाता था, इन जहाँ पे ये सैनिक लड़ रहे हैं मोर्चे पे, वहां पे भेजा जाता था। अब अपने देश में रशिया में ही क्या हो गया, हर चीज की शॉर्टेज होने लग गई। जो स्मॉल वर्कशॉप थे वो खत्म हो गए और जो जवान आदमी थे वो तो भाई इस वॉर में जाके मर गए, कुछ वापस आना चाहते थे, पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग अपने इस राजा के खिलाफ हो गए। सो इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर, but later the support grew thin. Anti-German sentiments run high. Russian armies lost badly in Germany and Austria. The war also affected the industry. There was labor shortage. अब उसके बाद क्या होता है, अभी इंडस्ट्रीज कैसे बंद होती है कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी की एक से एक वो पानी का एक वो है, वहां से बाल्टिक समुद्र है जिसको हम बाल्टिक सी बोलते हैं, वहां से उनका सामान आता था इंडस्ट्री के लिए, जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है वो आता था। अब वो जर्मनी ने बंद कर दिया वो रास्ता, अब रशिया के पास वो सामान ही नहीं जा पा रहा है, तो उससे क्या होगा, उनकी इंडस्ट्रीज है वो ठप हो गई, बंद हो गई। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, लेबर भी नहीं थे। क्यों? जो बड़े बड़े जो घर के बच्चे थे, बुजुर्ग थे या जो भी थे, वो तो वॉर में गए हैं लड़ने के लिए। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, और रेलवे लाइन भी टूटना स्टार्ट हो गई। द स्मॉल वर्कशॉप वर क्लोज डाउन। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, हैंड्स ऑफ ब्रेड, की मतलब खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज होने। क्यों? जितना भी खाना पैदा होता था, जितनी पैदावार होती थी, उसको भेज देते मोर्चे पे। भाई जो लड़ रहे हैं, ये जो इतने सारे सैनिक हैं, इनके खाने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो व्यवस्था भी तो वो सरकारी करेगी। तो जितना भी रशिया में एग्रीकल्चर में जितना भी ग्रेन होता था वो इनके पास भेज दिया जाता था। तो देखो इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि अभी कह रहे भी हमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, हमें राजा का साथ नहीं देना है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फरवरी
जो रेवोल्यूशन है जिसको याद किया जाता है पेट्रोग्राद। अब होता क्या है कि ये लोग जर्मनी से इतना चिढ़ जाते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना उसका नाम बदल के क्या कर देते हैं, पेट्रोग्राद। क्या बदलते हैं उसका नाम बदलते हैं पेट्रोग्राद। सो इन विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राद वाज ग्रिम, कि उसकी हालत बहुत खराब है पेट्रोग्राद की। और क्यों है, देयर वाज अ फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स, की अब खाना ही नहीं है। ऑन 22 February, a lockout took place at a factory. Workers of 50 others factories joined in sympathy. अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो फ्रांस है ना, वहां एक बीच में से एक नदी जाती है और इस नदी का नाम है नेवा नदी। क्या नाम है बेटा इसका, नेवा रिवर। ठीक है, ये नदी है और इस नदी के राइट साइड पे, इस नदी के राइट साइड पे, अब आप देख लेना कि आप कहां खड़े हो, तो आपका राइट, इसका राइट है। ठीक है, जो इसका राइट साइड है वहां पे इन वर्कर्स के क्वार्टर है, मतलब इन वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं, जो भी बदहाली वाला जीवन जी रहे हैं, कारखाने हैं, वो इसी जगह बने हुए, इंडस्ट्रीज इसी एरिया में बनी हुई है। और जो इसका लेफ्ट साइड है वहां पे ये पैलेस है, वर्साइल का पैलेस है, वहां पे बड़े बड़े शानो शौकत की जगह है रहने वाला, कि मतलब ऐसा माना जाता है शायद जो वर्साइल है, जो पेट्रोग्राद है, उस मतलब इस शहर की संरचना ही ऐसी हुई है कि एक तरफ ये वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बदहाली में रहता हुआ जीवन है, और उसके लेफ्ट साइड एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग जैसी है। वहां पैलेस है, वहां जीने, खाने पीने, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, साफ सफाई, सब कुछ है। मतलब ऐसा माना जाता है कि शायद इस पूरे इस यूरोप की संरचना ही ऐसी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में ताला लग जाता है। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में ताला बंद हो जाता है, तो इसका समर्थन करने के लिए 50 और फैक्ट्रीज बंद कर दिया जाता है। अब इन जो जितने भी ये स्ट्राइक हो रही है, इनमें जो मोर्चे पे है वो है वुमेन्स, इसीलिए 22 फरवरी को वर्ल्ड वुमेन्स डे के रूप में मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया गया। अब आप कहोगे हम तो 8 मार्च को मनाते हैं, तो भाई ये जिस कैलेंडर का फॉलो करते थे वो था जूलियन कैलेंडर, अभी हम सब कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ठीक है, तो 12 से 15 दिनों का गैप होता है, तो ये उसको फॉलो करते थे, जूलियन कैलेंडर, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरा स्ट्राइक करते करते ये नेवेस्की प्रोस्पेक्ट के बीच में आ जाते हैं, राजधानी के बीच में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये आते हैं वहां पे सरकार कर्फ्यू लगा देती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, उस वक्त तो ये तितर बितर हो जाते हैं। 23 तारीख को कोई भी किसी प्रकार का मार्च नहीं करता, 23 फरवरी को, पर जैसे ही 24 और 25 तारीख आती है, ये वापस से इकट्ठा हो जाते हैं ये वर्कर्स। और फिर उसके बाद जो सरकार है वो बोल देती है कि भाई घुड़सवार को लेके आओ, कैलवरी को लेके आओ, इन पुलिस को तैनात करो कि इनको भगाए। अब राजा को डर लग रहा है कि मेरी शायद जो पोजीशन है वो खतरे में है, तो वो 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है और इन कंजर्वेटिव्स को भी वहां से निकाल के फेंक देता है। अब एक कंजर्वेटिव भी आ जाते हैं, अरे राजा तो हमारे बारे में भी नहीं सोच रहा। अब एक कंजर्वेटिव्स भी बाहर जाके राजा के बारे में कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, और अब क्या हो जाता है कि सभी लोग मिलकर अब राजा के खिलाफ हो गए। ठीक है, अब ये 26 तारीख को सारे इकट्ठे हो जाते हैं। 27 फरवरी को ये जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पे हमला कर देते हैं। अब ये अपने वहां पे नारे लगा रहे हैं कि हमारी रोटी बढ़ाओ, हमारी रोटी के लिए इंतजाम करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, काम के घंटे कम करो, हमें भी भाई इस लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी में आने का मौका दो। अब ये सब अपने नारे लगा रहे हैं। राजा हो चुका है परेशान, राजा कहता है चलो इन पे गोली बरसा दो। अब भाई ये इन्हीं के लोग हैं, वो लोग मना कर देते हैं, भाई हम नहीं बरसाएंगे गोली, हम नहीं इनके लिए कुछ भी करेंगे, क्यों, ये हमारे तो लोग हैं, हमारे लिए तो लड़ रहे हैं। अब हो जाता है यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये कहते हैं राजा ठीक है भाई, तुम अपनी जो प्रोविजनल है वो बना लो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। ठीक है, अब होता क्या है, अगले ही दिन एक जो प्रतिमंडल है वो आता है, सैनिक कमांडर आते हैं, वो राजा को बोलते हैं कि राजा जी अब आपका समय खत्म हो गया है, अब आप इस गद्दी को छोड़ दो। तो जो सार निकोलस है वो 2 मार्च 1917 को रशिया का जो राजगद्दी है उसको छोड़ के चला जाता है। समझ में आई बात कि कैसे सार निकोलस को उन्होंने हटाया है, कि इतना विद्रोह कर दिया,
अंदर ही अंदर चीजें गड़बड़ होती चली गई। क्यों? क्योंकि राजा से उसकी प्रजा बिल्कुल दुखी हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे वो उनका जीवन खराब कर रहा था, उनको वॉर में खींच के लाके रखा हुआ था। और फिर क्या हो जाता है, 2 मार्च 1917 को सार निकोलस वहां से छोड़ के भाग जाता है। अब होता क्या है, जगह जगह प्रोविजनल बनने लग गई है, सोवियतें बनने लग गई हैं। अब ये सोवियतों में भी कौन है, इन सोवियतों में कौन कौन है, इसमें जो वे भाई बहुत सारे अधिकारी हैं, सेंट्रल अधिकारी हैं, है ना, सैनिक हैं, भूस्वामी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, वो लोग हैं इसमें। मतलब ये ना, एंड ऑफिसर्स वो सूट एट द बराक ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स multinight voting to join the striking worker gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet. बस ये बता दिया कि वो हट जाता है 2 मार्च को, ठीक है। और सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द सोसाइटी। अपनी कंट्री को चलाने के लिए वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। Restrictions on public meeting and associations were removed. Soviets were set up everywhere. In individual areas, factory committees were formed, which began questioning the way industrialists run their factories. Soldiers committee were formed in and many armies. अब तरह तरह की सोवियतें बनने लगी, मतलब एक तरीके से पार्टीज ही बने लगे, आप पार्टी बोल के पार्टीज बने लगे धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की। अब यहाँ पे जो लेनिन चले गए थे 1917 में, लेनिन वापस आ जाते हैं। अब यहाँ ये एक अपनी थीसिस देते हैं और इस थीसिस को याद रखा जाता है अप्रैल थीसिस के नाम से। क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे कि अप्रैल थीसिस क्या है। सो अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा दी गई कुछ बातें हैं। सबसे पहले वो कहता है वर्ल्ड वॉर को बंद किया जाए, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसको बंद किया जाए। जितने भी ये आप जमीन है वो किसानों को दे दो, मतलब जितनी भी जमीनें हैं वो किसानों को वापस दे दो, उनकी जमीनों को, किसानों को जमीनें वापस कर दी जाए। और तीसरा वो कहते हैं जितने भी बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाए, मतलब सरकार के साथ चलना उनका जरूरी हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या कहता है कि भाई अब इस पार्टी का नाम बदलो, अभी जो बोल्शेविक पार्टी है उस पार्टी का भी नाम बदल दो। जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, कि भाई इसके अब एजेंडे दूसरे हैं, अब इसका नाम बदलो, इसका नाम क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब होता क्या है, जो बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोग हैं वो इस अप्रैल थीसिस को सुन के थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो सही वक्त नहीं आया है कि समाजवाद का पूरा यहाँ पे वृक्षारोपण हो जाए। पर कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, सोशलिज्म आना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जो आंदोलन है वो फैलते जा रहे थे, प्रदर्शन होते जा रहे थे। अब होता क्या है, 1917 में, जुलाई 1917 में जो बोल्शेविक ने एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था, अब उसका भारी दमन किया जाता है और जो सारे बोल्शेविक के नेता है उनको भागना छुपना पड़ता है। अब उनको पता चलता है कि जो सोवियत है वो भी इनके अनुसार काम नहीं कर रही है, इसको भी हटाना पड़ेगा। और तभी आती है अक्टूबर क्रांति, ठीक है, ये है, इसको पढ़ के देख लिए। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। इफेक्ट क्या होते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, therefore it decided to take certain measures against the spreading discontent। अब हो जाता है ना कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको ये लग रहा है कि भाई बोल्शेविक अपना सारे जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा पंजा कसना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इट रेजिस्ट अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स। अभी क्या कहते हैं, भाई ठीक है, ये जो फैक्ट्री में आप अपना चला रहे हो ना वर्कर्स, ये बंद करो, और जितने लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब कहा कि भाई नहीं, आप ऐसे खुद से इनको जमीन मत बांटो, हम देखेंगे। मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई थी अब वही इनके खिलाफ होती जा रही है। लैंड कम्युनिटीज वर formed and peasants seized land between July and September 1917। अब उनके बहुत सारी जो जगह है उनको भी क्या कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अक्टूबर 1917 की जो रेवोल्यूशन है वो क्या है। सो ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power। होता है ना कि देखो, अब उन्होंने अभी सार निकोलस को भगाया है,
उसके खिलाफ की थी 1905 में क्रांति। ठीक है, अब 1917 में क्या हो जाता है, अब ये सोवियत जो चल रही है ना, इसको भी भगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अब मजदूरों की बातों को नहीं मान रही है। तो ये क्या करता है, 16 अक्टूबर 1907 को लेनिन क्या करता है, जो पेट्रोग्राद की सोवियत है और बोल्शेविक पार्टी है को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लेता है। अब सत्ता पर कब्जा करने के लिए वो एक आदमी की हेल्प लेता है जिसका नाम है लियोन ट्रॉट्स्की। किसकी हेल्प लेता है? लियोन ट्रॉट्स्की की हेल्प लेता है। और ये क्या करते हैं, जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है ना केरेंस्की, उसको हटाने की कोशिश कर देते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, ये उस डेट का अनाउंसमेंट ही नहीं करते कि किस दिन हमला करेंगे। तो ये 24 अक्टूबर को हमला कर देते हैं। और अब क्या हो रहा है, जो मिलिट्री के जो भी लोग हैं ना, अब ये मिलिट्री का ही इंसान था ट्रॉट्स्की, अब ये करता है अंदर ही अंदर एक एक कम्युनिटी बना लेता है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना लेता है। और क्या होता है, मिलिट्री भी अब इसके खिलाफ है। तो ये क्या करता है, जो वहां की नदी है उसके अंदर से ये एक अरोरा शिप है, अरोरा बोलेंगे इसको, उस शिप को लेके आता है और बमबारी कर देता है। और ये क्या कर लेते हैं, उसका भी सफाई कर देते हैं, गोलीबारी कर देते हैं। और ये मॉस्को में हो रहा है। और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर जो बोल्शेविक पार्टी है उसका जो नियंत्रण है वो होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे समय बदल रहा है। अब उनको तो अपने अधिकार चाहिए ना, उनको अपने अधिकार चाहिए थे, अब वो उनको मिल ही नहीं रहे। तो वो सोवियत भी उनके लिए क्या हो गई है, एक तरीके से बोझ हो गई है, प्रेशर हो गई है। तो यहाँ लेनिन इस चीज का देखता है। 16 अक्टूबर को वो इस चीज के लिए एग्री कर लेता है। और 24 अक्टूबर को वो क्या कर देता है, हमला करवा देता है, मिलिट्री को अपने साथ मिला लेता है और सारी चीजों को क्या कर देता है, एकदम से सरकार के खिलाफ करवा देता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि 1850 से 1818 तक डिबेट ओवर सोशलिज्म इन रशिया। 1898 में क्या होता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनती है। 1905 में ब्लडी संडे का रेवोल्यूशन होता है। 1972 मार्च को जो सार है वो अपनी गद्दी को छोड़ देता है। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राद। 1918 से 20 तक सिविल वॉर चलता है, मतलब उनके अंदर ही गृहयुद्ध चल रहा होता है। 1990 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटन और 1929 में क्या हो, कॉमिंटन की शुरुआत होती है 1919 में। और 1929 में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ कलेक्ट सिविलाइजेशन का, मतलब सामूहिकरण की शुरुआत हो जाती है, मतलब खेतों का सामूहिकरण करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद भी देखते हैं कि होता क्या है। मैंने ये बताया था कि दो तरह की ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो उसमें तरह तरह के लोग थे, जिसमें बोल्शेविक और मेनशेविक दो ब्रांच में बट गया था। ठीक है, मेजॉरिटी फैक्शंस हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन, जिसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। ही बिलीव दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड दिस स्प्लिट हैपेंड इन 1903। मतलब 1903 में क्या होता है, जो पार्टी थी ये दो चीजों में बट जाती है, बोल्शेविक एक मेनशेविक। मेनशेविक में क्या होता है, अनदर फ्रैक्शंस ऑफ द पार्टी हेडेड बाय जूलियस मार्टोव। ये जूलियस मार्टोव है जो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। ये कहते हैं कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए। अब सिविल वॉर हो रहा है 1990 से 1920 के बीच में, उसमें ही मतलब 1918 से लेकर 1920 के बीच में रशिया के अंदर ही एक सिविल वॉर चल रहा है। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड redistribution, the Russian army began to break up. Non-Bolshevik, socialist, liberal, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. They were supported by French, American, British, and Japanese troops. All these fought a war with the Bolshevik. अब बोल्शेविक के खिलाफ भी अंदर ही अंदर ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, ये भी सत्ता में आगे, अब ये सोच रही है बोल्शेविक कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ये धीरे धीरे क्या कर रही है, अलग अलग तरीके के परिधान लेके आ रही है, मतलब अलग अलग प्रकार का यूनिफॉर्म लेके आ रही है, हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। अब ये खड़ी है तो इनके आपको खड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब धीरे धीरे लोग इनसे भी परेशान हो गए हैं कि चाहते क्या हैं। तो अंदर ही अंदर रशिया के अंदर यहाँ भी सिविल वॉर चल रहा है और ये सभी किसके खिलाफ है, बोल्शेविक के खिलाफ है। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, सो द बोल्शेविक kept industries and bank nationalized during the civil war। 1929 से जितने भी बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। रैपिड कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड।
Stalin and collective farming. Stalin believed that rich peasant and traders stopped supplies to create shortage of grain. कि स्टालिन ये मानते थे, वही एक और आते हैं स्टालिन, वो ये मानते हैं कि भाई जो ये पीजेंट है ना, ये अपना जो सामान है वो इसलिए नहीं बेच रहे हैं कि जो सरकार है वो जब कीमत बढ़ाएगी। अब उन्होंने क्या किया, हर चीज पे कंट्रोल कर दिया कि आप इतने रुपए में ही अपना अनाज बेचोगे, आप इतने रुपए में ही अपनी चीज खरीदोगे। तो एक तरीके से दम घोटू वाली स्थिति आ गई। अब ये जो यहाँ के लोग हैं, 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज का उत्पाद का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रूस में जो संपन्न किसान है ना, जिनको कुलक कहा जाता है, कि अनाज की कमी बनी हुई है। अभी अनाज की कमी क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि जो सरकार है वो इसकी कीमत बढ़ाएगी और हम तब जाके अपने इस अनाज को बेचेंगे। अब उसके बाद स्टालिन क्या करते हैं कि सबके जो खेत है उनको छीन लेते हैं, मतलब सबके खेतों को छीन लेते हैं और एक बड़ा खेत बनाते हैं। उसमें कहते हैं कि आप इसमें सभी मिलके वही तरीके से खेती करो। पर बहुत सारे जो किसान हैं वो मना कर देते हैं और वो धीरे धीरे जो अपने उनके पशु हैं को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी को हम सामूहिकरण बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे क्या होता है, यूरोप रसिया में सामूहिकरण आने लग जाता है कि भाई लोग मना भी कर रहे हैं कि हमें एक साथ काम भी नहीं करा। क्यों? वे ना तो अमीर हो रहे हैं ना वो ग्रो कर रहे हैं, पर वो ये कहते हैं कि भाई हम ऐसे सरकार जो कह रही है हम वो काम करेंगे नहीं। और 1930 से लेकर 1933 का साल तो और भी बुरा आता है। क्यों? यहाँ पे जो सूखा पड़ जाता है और लोग की फसलें खराब हो जाती है और लोग बिल्कुल भूखमरी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, सो 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों या श्रमिकों में भेज दिया जाता है। ज्यादातर लोगों ने ऐसे कोई अपराध भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो किसके खिलाफ थे? वो इन बोल्शेविक, जो स्टालिन ने जो ये चलाया था ना कि नेशनलाइजेशन कर दिया बैंकों का और जो खेत है उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब सब लोग इसके भी खिलाफ हो गए थे और इन्होंने क्या किया, साजिश रच रच के जितने भी इनके खिलाफ लोग बोल रहे थे ना, उनको सबको जेल में भर दिया और बहुत लोगों को मार दिया। और इनमें से ऐसे भी कई लोग थे जो पेशेवर प्रतिभावान लोग थे, जिनको उठा के इन्होंने क्या कर दिया, जेलों के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो यहीं से पता चल रहा है कि अगर सत्ता जिसके हाथ में आती है ना, वो अपने आप को महान समझने लग जाता है। वो जिन चीजों को उठा के काम करना स्टार्ट किया था ना उन्होंने, वो उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ जो प्रजा है, जो हमारे नीचे लोग हैं, वो सिर्फ हमारी बातें सुने। तो ऐसे रशिया में हमने रेवोल्यूशन देखा, सोशलिज्म देखा, पर लोगों को इतनी बातों समझ में आ गई थी, चाहे सत्ता में कोई भी रहे, ये हमारी बातों को नहीं समझते। चाहे हम खुद ही किसी को चुन के लाए हों, वो भी हमारी बात को उस बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सकता जो हम ग्राउंड लेवल पे फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, चिल्ड्रन एट स्कूल ऑफ सोवियत रशिया इन द 1930, अ चाइल्ड ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years प्लान। ये बहुत तरीके के प्लान्स भी लेके आते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा? नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजीशन। द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर स्टेट। मैनी कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, कम्युनिटीज पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब तरह तरह की कम्युनिटी पार्टीज भी बनी। बोल्शेविक ऑल्सो एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू follow their experiment। कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट, कॉमर्टन बनी। एजुकेशन इन यूएसएसआर और कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट। मतलब अब इसके बाद ना तरह तरह की कम्युनिटी बनने लगी, तरह तरह की जगह पे तरह तरह की सोसाइटी बनने लग गई, ताकि ये जो वर्कर्स हैं या जो दबे हुए लोग हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सके, उनके खिलाफ बोल सके। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।